हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे हमने कराया था आपको ओम्स लॉ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ओम्स रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। ठीक है ना। अब उससे आगे हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अब कुछ और टर्म हम जानते हैं, बिकॉज है ना, डेरिवेशंस पढ़ने से पहले, करने से पहले, किसी भी रिजल्ट को ऑब्टेन करने से पहले आपको बेसिक चीजें तो आनी चाहिए। तो उस बेसिक चीजों में आप देखोगे आज क्या होता है, कारण कि हम वेक्टर फॉर्म भी, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है इसे भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इसे डिराइव करने से पहले कुछ टर्म आपको जानना है। इस तरह से कौन से टर्म्स हैं उसके बारे में देखिए। और बच्चों आप है ना वीडियो देखा करो, आप वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है ना, वीडियो देखा करो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ, नहीं है तो डिसलाइक कर देना, और क्या। तो चलो आप है ना, नेक्स्ट जो टर्म है हमारा कंडक्टेंस। ये क्या होता है कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस को हम जी लेटर से इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। तो रेसिस्टेंस को हम कैपिटल आर से करते हैं और कंडक्टेंस को कैपिटल जी से। एंड दिस इज डिफाइंड एज, कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ये होता है आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी जी इक्वल टू 1/r। ठीक है। तो अब जरा देखो, बस इतना ही जानना है कि व्हाट इज कंडक्टेंस, डिफाइन इट। ठीक है ना, ओनली डेफिनेशन। द कंडक्टेंस है ना ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ जी, देखिए आप, एसआई यूनिट ऑफ जी क्या है, देखिए 1/r है ना, तो क्या हो जाएगा 1/ओम, 1/ओम। आर का ऐसा यूनिट, तो इसी को हम क्या लिखते हैं, पर ओम, या हम लिखते हैं ओम इनवर्स। ठीक है ना, पर ओम कहते हैं। और आप ओम लिखते हो कैसे, लेटर में OHM। इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा MHO। ठीक है ना, MHO। तो यही इसकी एसआई यूनिट हो गई। क्लियर? द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, है ना, ओम इनवर्स और MHO। क्लियर? नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको हम सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा है ना, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं और इसे डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी 1/रो। रो दैट इज रेसिस्टिविटी होता है, तो 1/रो। तो देखो आप, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी दोनों आर से शुरू हुआ है और कंडक्टेंस कंडक्टिविटी दोनों सी से शुरू हुआ है। क्लियर है ना। तो हमें यहाँ दोनों सेम सिमिलर है ना, यानी स्टार्टिंग विथ सी बोथ। इसी तरह हमने देखा था रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ स्टार्टिंग विथ आर। ठीक है ना। तो आपको रेसिप्रोकल हो गया, यानी रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया कंडक्टेंस। इसी तरह है ना, आप रेसिस्टिविटी की है ना, जो उसका रेसिप्रोकल है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी आप जानते हो, 1/ रेसिस्टिविटी की आप लिखते हो ना ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। तो अब देखो इसको हम, अगर हम इसी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। ठीक है ना, या इसी को पढ़ते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी।
ठीक है, बस इसकी हमें जरूरत थी। एक टर्म और हम देखेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट जानते हो, अब देखो करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी इसको हम जे लेटर से लिखेंगे, ठीक है ना, जे। और ये आपको एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम जे वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। जे दैट इज करंट डेंसिटी, और इसको हम डिफाइन करते हैं, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया हेड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो आप फिर से सुनो, आप करंट डेंसिटी क्या होता है, तो कहते हैं करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया एंड द एरिया बीइंग हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। या दूसरे ढंग से भी कह सकते हो, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, द एरिया बीइंग हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर? तो ये होता है, तो सिंपल हम लिखेंगे करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, लिखेंगे I अपॉन A, करंट बाय एरिया या करंट पर यूनिट एरिया। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है ना। करंट पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए आप, इसका एम्पियर करंट का, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी को आप क्या लिखते हो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये तीनों टर्म हो गए, जी और आपका क्या था, सिग्मा एंड देन जे, ठीक है ना। बस, तो अब हम है ना वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देख सकते हैं। क्लियर? देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहली बात हम मानते हैं, सपोज लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट हम मानते हैं ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड ए कंडक्टर, and L is the length of that conductor. Length of conductor means हम लिखेंगे let E be the electric field in a conductor of length L. Then potential difference across the ends of the conductor will be given by V is equal to, क्या लिखेंगे, E इंटू एल। बिकॉज आप जानते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, यानी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दैट गिव्स यू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ एल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। अब जानते हैं आप, है ना, V इज इक्वल टू आई आर। वी नो सिंस V इज इक्वल टू आई आर, I current, R is resistance, and I and the value of resistance आप जानते हो, R is equal to कितना होता है, रो L by A, है ना, जो आप पढ़ चुके हो ओम्स लॉ में। और उसके बाद जो बताया था, है ना, रेसिस्टिविटी बताया था, उसमें बताया था। अब इस R की वैल्यू रख देंगे, दैट इज रो L by A। अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, तो I अपॉन A
एंड रो एल अलग कर देंगे। अब I बाई ए को क्या कहते हो, देखो आप हमने लिखा था ना J करंट डेंसिटी, दिस इज J, रो और L हो गया, ठीक है ना। एंड देखो आप V इज इक्वल टू कितना है EL, मतलब EL की वैल्यू हो गई आपके पास दैट इज इक्वल टू J रो L, दोनों साइड से L कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J रो, ठीक है ना। तो यहां पे देखते हैं जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वही होता है करंट डेंसिटी का। कैसे, जरा आप समझिए इसको। सपोज करिए ये आपका कोई कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर, इसका लेंथ हमने लिया है L। तो आप जानते हो ना कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप जानते हो 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप देखते हो ये एक्चुअली है, इसको बोलते हैं हम नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ मेटल। तो किसी मेटल के अंदर ये नंबर डेंसिटी होता है, या आप कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, है ना, वॉल्यूम, यानी पर मीटर क्यूब में आपको 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम में आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाया, मान लो कि एक डॉट हमने इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहा हूं, लो बहुत सारे इसमें डॉट दिखा सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। अगर मान लो कि इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई कर दिया, देखो आप, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो बताओ कि ये एंड जो है ना, ये एंड मान लो X है, ये एंड Y है, कंडक्टर का एंड जो है, तो X जो है ना पॉजिटिव से जुड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, और जो है ना Y जोड़ा है निगेटिव से, तो ये निगेटिव पोटेंशियल पे चला गया। तो इलेक्ट्रॉन बीइंग निगेटिवली चार्ज, है ना, दे गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स किधर है ना, एक्सेलरेट होंगे इधर की तरफ, ठीक है ना, ये पॉजिटिव एंड की तरफ एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। और याद रखना है, हम अभी तक, है ना, जो डायरेक्शन ऑफ करंट हम यूज करते हैं, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में या जो भी हम जहां भी यूज कर रहे हैं, ये सब क्या होता है, वो कन्वेंशनल करंट हम यूज करते हैं। तो फिर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, तो जो आपको जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट, है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉन आपको राइट से लेफ्ट है, तो कन्वेंशनल करंट जो कि हम यूज करते हैं उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव एंड से निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही हो गया, पॉजिटिव एंड टू निगेटिव। और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट भी किधर हो गया, यानी आई का डायरेक्शन ये हो जाएगा आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स, है ना। देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए हम करेंगे करंट पर यूनिट एरिया भी क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में होगा। मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ there is current density has the same direction as the direction of electric field, right it is। तो देखिए आप, हम यूज करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी को वेक्टर में हम यूज करेंगे, यानी E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू J वेक्टर रो, ठीक है ना। तो ये हो गया, हम वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा। अब जरा देखिए, और इसी चीज को लिखेंगे 1 by rho and E vector is equal to J vector, है ना। अब अभी हमने बताया था रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और इसको लिखते हैं सिग्मा E वेक्टर दैट इज इक्वल टू J वेक्टर। यही हो गया, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट इट इज, यानी J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है ना, सिग्मा E वेक्टर। दिस इज कॉल्ड
the vector form of Ohm's law. This is vector form of Ohm's law. राइट? तो बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है? इफ एनी डाउट कम्स देन यू कैन contact me on my WhatsApp number. ठीक है बच्चों? ओके, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ चलते हैं. ठीक है? ये क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और फिर उसका हम एक्सप्रेशन भी निकालेंगे. ठीक है? तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहली बात, डिफाइन करने से पहली बात है ना, आपको थोड़े ये सुनना है, ये बेसिक चीजें हैं. ठीक है? तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर होते हैं, ठीक है ना, इन ऑब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी. बात समझ में आ गई? थर्मल एनर्जी के कारण जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, वो हमेशा एक रैंडम मोशन में होते हैं. ठीक है ना? रैंडम का मतलब कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन उनका मोशन का नहीं होता है ना? जिधर भी चाहे उधर वो मूव करते रहते हैं. ठीक है ना? तो ये माना जाता है, क्या माना जाता है कि हमें, है ना, एवरेज ये माना जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. ठीक है? लेकिन ये सब इन ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है? तो इसीलिए हम ये क्या कह सकते हैं कि एक बताइए, एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो आने वाले इलेक्ट्रॉन को यानी आप कैंसिल कर देते हैं. ठीक है ना? डायरेक्शन अपोजिट हो गया. अब हम सपोज करते हैं क्या कि अगर रूम टेम्परेचर अगर हम लें तो उनकी स्पीड कितनी होती है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी स्पीड, एवरेज स्पीड मानी जाती है 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड उनकी ये स्पीड मानी जाती है. हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इसके लिए हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं, है ना, कि देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ मेटल. मेटालिक कंडक्टर है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, n इलेक्ट्रॉन्स हैं. और n इलेक्ट्रॉन्स की जो आपको रैंडम वेलोसिटी है, मान लेते हैं u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3, एंड इस तरह जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी जो है आपको रैंडम वेलोसिटी है ना n कर दिया हमने. ये इनकी वेलोसिटी है. तो अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, यानी v एवरेज अगर हम निकालें, एवरेज u एवरेज, u ही कहें यहाँ पे, u एवरेज दैट इज इक्वल टू, क्या करते हैं, सब वेलोसिटी को जोड़ करके n से डिवाइड कर देंगे. u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un डिवाइडेड बाय n, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 0. एवरेज वेलोसिटी उनकी कितनी है, 0, बिकॉज अभी कहा था ना, ऑन द एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है? कोई प्रेफर्ड नहीं है डायरेक्शंस, इसीलिए एवरेज उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, दैट इज 0. ठीक है? ये एवरेज वेलोसिटी. अब जरा देखिए, इस पे भी हम क्या कर दें, लिखते हैं यहाँ पे v एवरेज दैट इज इक्वल टू 0. अब सपोज करिए अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब अप्लाई कर दिए, जैसे यही हमारा कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E अप्लाई कर दिया. ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर दिया.
एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन था वो सब के सब है ना पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो है ना दे स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे है ना, ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, आप पढ़े हो, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता, इलेक्ट्रॉन का तो निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस ई चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये हो गया। तो मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर m है, then there will be acceleration, then acceleration of each electron will become that is equal to force upon mass. Mass of m is the mass of electron, f की वैल्यू हम रखते हैं तो माइनस ई अपॉन m, ये एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है ना, तो इस है ना एक्सेलरेशन के कारण, यानी जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल जब एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा, है ना, वो पॉजिटिव आयन से टकराएगा और अदर इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, अब वेलोसिटी जो u1 था है ना, अब u1 नहीं होकर के जिसे एक का u1 दूसरे का u2 तीसरे का u3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, वो वेलोसिटी नहीं रहेगी, है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक वेलोसिटी गेन करेगा। बात समझ में आ गई, एक वेलोसिटी गेन किया उसने, इच कोलिजन में क्या हुआ, एक वेलोसिटी गेन किया, और ये वेलोसिटी जो गेन करता है ये क्या होता है, आपको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जब नेक्स्ट कोलिजन से टकराता है फिर वेलोसिटी जो है जो गेन किया था वो लॉस कर देता है, फिर नेक्स्ट है ना वो गेन करता है। तो हम कह सकते हैं है ना कि सपोज करते हैं जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो है ना गेन वेलोसिटी अगर v1 है, ठीक है, तो कहते हैं इनसाइड द मेटल इट गेन्स अ वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है ना, इन एडिशन टू है ना द थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी के अलावा भी एक वेलोसिटी गेन करता है, तो उसको हमने मान लिया जो गेन वेलोसिटी है उसको v1 मान लिया। तो क्या हो जाएगा, है ना, थर्मल वेलोसिटी की इसके पास तो थे ही u1 अब प्लस, है ना, आप पढ़े हो ना v इक्वल टू u प्लस at, और एक्सेलरेशन हो गया a, और मान लो कि है ना जो टाइम लेता है कितने टाइम तक, है ना द एक्सेलरेशन, है ना, ये सपोज करो एक्सेलरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन है ना t1 टाइम टाउ1 टाइम तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ1। ठीक है, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले तक का टाइम है। बात समझ में आई ना, एक से तो टकरा गया, फिर दूसरा कोलिजन जो होगा दूसरे कोलिजन होने से पहले तक का है ना ये वेलोसिटी है हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये वेलोसिटी हुई जो इलेक्ट्रॉन की है ना, ये थर्मल वेलोसिटी के अलावा ये वेलोसिटी उसने गेन किया। ठीक है ना, तो प्लस एडिशन कर देंगे हम, अब लिखेंगे वैल्यू दैट इज इक्वल टू, बाद में हम इसको सॉल्व कर। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे second electron will attain the velocity v2 that becomes equal to its thermal velocity a plus and a, और यहां पे लिखेंगे टाउ2। ठीक है ना, टाउ2 क्या हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये टाइम हो गया है ना, ड्यूरिंग विच एंड इट गेट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी तरह तीसरे के लिए लिख सकते हैं, चौथे के लिए और n के लिए भी लिख सकते हैं, तो vn that is equal to un a plus a और ए टाउ n हो जाएगा, है कि नहीं। अब बताओ, मैंने डेफिनेशन में क्या कहा था कि जो एवरेज वेलोसिटी गेन करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द एवरेज वेलोसिटी acquired by an electron inside a metal in a direction opposite to the direction of electric field is called
एवरेज वेलोसिटी। देखिए तो क्या करेंगे, इस सब को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए अब सबको ऐड करें तो हम लिखेंगे यहां पे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। एवरेज कहने का मतलब n से डिवाइड करना है, दैट इज इक्वल टू, इधर की साइड में भी लिखेंगे यानी u1 प्लस a टाउ 1, दूसरे के लिए u2 प्लस a टाउ 2 प्लस ऑन, लास्ट के लिए लिखेंगे प्लस un प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाय n। सबको ऐड भी कर रहे हैं और n से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो अब बताइए डेफिनेशन के अनुसार ये तो हो गई एवरेज वेलोसिटी जो कि एक्वायर किया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ने। तो इसी को लिखेंगे vd यानी एवरेज, यानी क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम अलग करते हैं तो u1 जितना भी u वाला टर्म है एक साथ कर देते हैं प्लस u2 अब प्लस डॉट डॉट un डिवाइडेड बाय n। फिर एक्सेलरेशन वाला टर्म है, सब में a है तो a कॉमन ले लेंगे, इधर हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट टाउ n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब देखिए हमने पहले लिखा था ना इस इक्वेशन में क्या है, इनका सम 0, तो ये तो 0 हो गया, ये वाला पहले वाला ब्रैकेटेड टर्म 0। अब प्लस a है तो a हमने लिख दिया, a वेक्टर, और इसको हम सिंपल लिख देंगे टाउ, ठीक है ना। तो एक्चुअली है एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। यानी सब टाइम को ऐड करके और हमने क्या किया, n से डिवाइड किया, इसीलिए हम इसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाउ। तो vd इज इक्वल टू a टाउ। अब फिर बैक हम a की वैल्यू पुट करते हैं, a इज इक्वल टू कितना है, तो दिस इज इक्वल टू vd इज इक्वल टू माइनस e अपॉन m into tau. This is the expression for drift velocity. Is it clear, boys? Students, is it clear? If any doubt comes, then you have to contact me on my WhatsApp number. Is it okay? Okay, बच्चों, आज के लिए इतना।